चलो कल क्या टॉपिक आपने पढ़ा था लास्ट? श्याम शाह कुमाऊं राजा और 1621 में श्याम शाह ने जहांगीर के दरबार की यात्रा करी। तो अब आपको देखो, एक राजा आपने सबसे पहले बनाया कि भाई परमार वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था सहजपाल। मुझे जरा ये बताओ कि ये सहजपाल नाम का जो आदमी था ये परमार वंश का बना था राजा, पर कब से कब तक था ये राजा? ये 1547 से लेकर 1575 तक परमार वंश का राजा रहा। फिर ये सहजपाल की जब मृत्यु हुई तो इसके बाद इसका बेटा राजा बना था, उसका नाम बलभद्र शाह था। बलभद्र शाह श्रीनगर की गद्दी पर बैठा 1575 में, और 1591 तक जब तक वो राजा रहा उस दौर में उसने कुमाऊं के राजा रुद्रचंद के साथ ग्वालदम का युद्ध लड़ा था, और अपने शासन काल में उसने दिल्ली के शासक अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे थे वगैरह वगैरह। फिर ये बलभद्र शाह की जब मृत्यु हुई तो इसके बाद राजा बना मानशाह, और ये जो मानशाह है ये 1591 से लेकर 1611 तक परमार वंश की गद्दी पर बैठे। फिर आपने मानशाह के बारे में समझा कि उसने तिब्बत राज्य पर आक्रमण किया था। तिब्बत के राजाओं को पराजित करने के बाद उसके खूब लड़ाई झगड़े हुए, किसके साथ? लक्ष्मीचंद के साथ। तो वो लक्ष्मीचंद के साथ खूब युद्ध लड़ते रहा वगैरह वगैरह, सब आपको समझ आया। फिर मानशाह की मृत्यु हुई तो मानशाह की मृत्यु के बाद राजा श्याम शाह हुए। अब ये जो श्याम शाह है ये परमार वंश की राजगद्दी पर राजा बने 1611 से लेकर 1631 तक। इस पूरे टाइम पीरियड तक श्याम शाह राजा हुए। श्याम शाह एक स्वेच्छाचारी राजा था, मनमर्जी का शासक था, इसलिए उसको कुछ इतिहासकारों ने गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक भी कह दिया। अपने शासन काल में वो गया था दिल्ली जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में अलग बेवकूफ़ी दिखाई, हाथी घोड़ा लाया वगैरह वगैरह, वो सब आपने कल कहानियां पढ़ी थी। शामशाही बाग लगाया, शंकर देव ने वास्तु शिरोमणि की रचना करी, 60 रानियां, पुत्र कोई था नहीं। इसी श्याम शाह के शासन काल में एक बड़ी घटना हमारे सामने आती है कि जब राजा श्याम शाह थे, गढ़वाल के राजा जिस समय पर श्याम शाह थे, तो उसी समय कुमाऊं में एक बड़ी दिक्कत हो गई। देखो ये गढ़वाल है, यहाँ के राजा थे श्याम शाह। अब आपने कल की कहानी में देखा था कि भाई कुमाऊं का जो राजा था वो था लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद की मृत्यु होने के बाद कुमाऊं में एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, वहां थोड़ा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि लक्ष्मीचंद मरा तो उसके पहले बेटे विजयचंद को राजा बनाया। किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया, वो मर गया। षड्यंत्र रचे जा रहे थे कुमाऊं में। विजयचंद मरा तो अगला राजा बना दिलीप चंद। अब दिलीप चंद को राजा बनाया तो किसी ने उसके भी खाने में जहर मिला दिया, वो भी मर गया। तो बैक टू बैक कुमाऊं में राजाओं के खाने में जहर मिला रहे थे, षड्यंत्र रचे जा रहे थे। ऐसे में कुमाऊं का राजकुमार जिसका नाम था त्रिमल चंद, वो अपनी जान बचाने के लिए या फिर मदद मांगने के लिए गढ़वाल के राजा के दरबार में आ गया। अब गढ़वाल के लोग तो नहीं चाहते थे कि भाई इसको शरण दी जाए, इसको अपने राज्य में हम रखें, पर क्योंकि त्रिमल चंद एक स्वेच्छाचारी राजा था, मनमर्जी का शासक था, तो उसने क्या किया, उसने कुमाऊं के राजा त्रिमल चंद को अपने दरबार में आने दिया। कई महीनों तक अपने ही दरबार में रखा और फिर त्रिमल चंद को लेकर के गया कुमाऊं। कुमाऊं में सभी षड्यंत्रकारियों की हत्या करी, सबको मार दिया, और कुमाऊं का राजा किसको बना दिया? तो त्रिमल चंद को कुमाऊं का राजा गढ़वाल के राजा ने बना, जिसका नाम क्या था? श्याम शाह। या आपसे कभी प्रश्न आ जाए कि क्या कोई कुमाऊं का ऐसा राजा है जो शरण लेने के लिए गढ़वाल के राजा के दरबार में आया, तो कौन सा राजा था? त्रिमल। और इसको अपने दरबार में शरण किसने दी थी? श्याम। तो ये एक पॉइंट आप और ऐड डाल दो इसमें कि श्याम शाह ने चंद शासक त्रिमल चंद को शरण दी। श्याम शाह ने चंद राजा त्रिमल चंद को शरण दी थी। श्याम शाह ने चंद शासक त्रिमल चंद को, श्याम शाह ने चंद शासक त्रिमल चंद को अपने दरबार में शरण ली, शरण दी भाई, ठीक है, अपने दरबार में शरण दी और त्रिमल चंद को कुमाऊं का शासक नियुक्त किया, और त्रिमल चंद को कुमाऊं का शासक नियुक्त किया, कुमाऊं का शासक नियुक्त किया। तो कुमाऊं का जो राजा है त्रिमल चंद, उसे कुमाऊं का राजा बेसिकली बनाया किसने? तो गढ़वाल के राजा ने, गढ़वाल के राजा ने। इसका मतलब क्या हुआ कि कुमाऊं के साथ मानशाह के जमाने जो दुश्मनी चल रही थी वो अब किसमें कन्वर्ट हो गई? दोस्ती में, मित्रता हो गई ना। कुमाऊं का राजा, गढ़वाल का राजा, दोनों बन गए दोस्त। अब दोस्ती हो गई तो फिर कोई दिक्कत है नहीं अब ना। अब क्या प्रॉब्लम है? इधर श्याम शाह थे कुमाऊं के राजा,
और गढ़वाल की राजगद्दी पर जो राजा हुए उसका नाम था त्रिमल चंद। तो टेंशन खत्म वाला दौर आ गया, अभी कोई दिक्कत है नहीं। चलो, एक बात तो ये समझ आती है। दूसरा, जिस समय हमारे राज्य की राजगद्दी पर श्याम शाह नाम का राजा हुआ, इसी समय अगर हम पूरे वैश्विक स्तर पर इतिहास को समझे तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्रत्येक धर्म में, कोई सा भी धर्म जो हुआ, उस धर्म का जो ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरीके से हमेशा चला है। किसी भी धर्म का जब प्रचार हुआ तो धार्मिक प्रचार के दौर में कभी कभी ना कोई धर्म अपने पीक पर होता है। पीक पर होने का मतलब है कि एक समय जरूर आता है जब उस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। दुनिया में बस उसी धर्म का बोलबाला होता है, पीक टाइम होता है ना हर धर्म में। हर कोई, सारे राजा उसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, दुनिया भर में बोलबाला उसी धर्म का है, ये जो पीक पॉइंट है। और इसी पीक पॉइंट पर हर धर्म को सबसे ज्यादा खतरा भी होता है जब धर्म अपने पीक पर है। तो जिस समय धर्म अपने पीक पर होता है, उसी समय उस धर्म में कई सारे आडंबरों का जन्म होता है। आडंबर जो है ना, वो धर्म में उसी समय एंट्री करते हैं जब धर्म अपने पीक लेवल पर होता है, टॉप लेवल पर होता है। उस समय बहुत डर होता है भाई, क्योंकि फॉलोवर बहुत ज्यादा हैं उस धर्म के। अगर हम इस क्लास में बैठे हैं 100 लोग, 50 आदमी या मान लो 25 आदमी हिंदू धर्म, 25 आदमी मुस्लिम धर्म, 25 आदमी सिख, 25 आदमी ईसाई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। परंतु यदि इस कमरे में 100 में 99 आदमी एक पर्टिकुलर धर्म के हैं तो दिक्कत है ना। फिर उस एक धर्म वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, और इस कमरे में वही होगा जो 99 लोग चाहेंगे। तो हर धर्म में ऐसी स्थिति जरूर आती है जब वो पीक पर होता है, और जब वो पीक पर होता है तो उसमें कई सारे आडंबर आ जाते हैं। तब धर्म के जो फॉलोअर होते हैं वो खुद के द्वारा बनाए हुए नियमों को ही धर्म मान लेते हैं। फिर वो कुछ भी छेड़छाड़ कर लेंगे, कहीं से भी लेफ्ट राइट कुछ भी घुमा देंगे उसको। ये कहानी सारे धर्मों में आई है। यही कहानी इस दौर में या इससे थोड़ा सा पहले 1500 ईस्वी के आसपास ईसाई धर्म में आई। ईसाई धर्म जब अपने पीक पर था, तो पीक पर होते समय जब उसके फॉलोअर बहुत सारे हो गए, तो ईसाई धर्म के जो पादरी थे उन्होंने अपने धार्मिक नियमों में कुछ परिवर्तन किया, कुछ कुछ नियम बदल दिए जो उनके मूल धर्म के नियम नहीं थे। इन धर्मों में इन नियमों में एक सबसे फेमस नियम हुआ जो हमको भारतवर्ष में भी हिंदू धर्म में दिखाई देता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय शताब्दी में इंडिया में उसे कहते थे देवदासी की प्रथा। अब ये प्रथा बेसिकली क्या होती है? इस प्रथा में यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का पहला बच्चा पुत्री है, लड़की है, तो फिर वो घर वाले उस लड़की को मंदिर या चर्च को दान कर दे। जैसे घर में पहले बेटी हो गई तो बेटी को घर नहीं रखना है। अगर पहला बेटा है फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर बेटी हो गई तो उसको मंदिरों को दान कर दिया जाता या फिर चर्च को दान कर दिया जाता, और उस पर्टिकुलर लड़की का पालन पोषण मंदिर के पुजारी या चर्च के पादरी करते थे। वो जो लड़की थी, उस लड़की को देवदासी कहा जाता था। अब वो लड़की वहीं मंदिर में रहती और वहां के जो पादरी वादरी होते, उन पादरियों की एक हिसाब से पत्नी बना देते उसको देवदासी कहते थे। उसे पूरा जीवन ऐसे ही काटना पड़ता। तो ये किसी भी धर्म की सबसे बुरी बात है ना। और ये व्यवस्था इस समय ईसाई धर्म में उत्पन्न हुई। ईसाई धर्म के अंदर जैसे ही किसी की पहली पुत्री हुई तो जो पादरी थे या चर्च के जितने भी मेंबर होते थे, उनके उपभोग के लिए उस स्त्री को, उस लड़की को मंदिर में दान दे देते थे। ये खबर जैसे जैसे फैली, समाज ने जब इस नियम के बारे में सुना तो समाज ने कहा ये तो बहुत गलत व्यवस्था है। और कौन से धर्म में चल रही है? ईसाई धर्म में। तो ईसाई धर्म का खूब अपमान हुआ। ईसाई धर्म जो पीक पर था धड़ाम से नीचे गिरा। लोगों ने कहा तो कैसा धर्म है जहां पर ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। तब ईसाई धर्म के धर्म प्रचारकों में एक आदमी हुआ, उसका नाम था इग्नासियस लियास, फ्रांस के अंदर। इग्नासियस लियास ने कहा कि ये जो प्रथा चल रही है वैश्विक स्तर पर, ये प्रथा हमारी नहीं है, ये हमारे धर्म की प्रथा नहीं है। जब हमारा धर्म पीक पर था तो कुछ धर्म प्रचारकों ने अपनी मर्जी से कह दिया कि ऐसी व्यवस्था होगी, बाकी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं भाई। ऐसे ही आप देखेंगे ना, हमारे धर्म के अंदर भी जो कुछ नियम कानून बने हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून होंगे जिनको हम फॉलो करते हैं बिना किसी प्रमाण के। हो सकता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा ना लिखा हो, किसी बाबा ने कह दिया, किसी संत ने कह दिया ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और बिना प्रमाण के हम उसको फॉलो करने लगे। तो इग्नासियस लियास ने कहा कि जो ईसाई धर्म है वो जिस किताब के आधार पर चलता है, बाइबिल, उस किताब में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है।
ये तो धर्म प्रचारकों ने अपनी मर्जी से ये नियम बना दिया। फिर इग्नाशियस लियास ने फ्रांस के अंदर कहा कि देखो भैया, दुनिया भर में हमारे धर्म की बेइज्जती हो रही है। उसने पादरियों के ग्रुप बनाए, बहुत सारे पादरी जो पढ़े लिखे पादरी थे उनके ग्रुप बनाए, और पादरियों के इन ग्रुपों को कहा गया क्या, तो आप कहेंगे जेसुइट दल। जेसुइट जब वर्ड आएगा तो जेसुइट का मतलब क्या होगा, पादरी, बहुत सारे पादरियों का ग्रुप। अब ये जेसुइटों ने क्या किया, ये पूरी दुनिया घूमे, विश्व के हर एक देश में घूमे, और विश्व के अलग अलग देशों में जाकर के इन्होंने वहां के लोगों के सामने ईसाई धर्म का प्रचार किया। बाइबिल लेकर के जाते थे और कहते भाई जरा बैठ, हमारे धर्म के बारे में क्या सुना है आपने। लोगों ने कहा भाई आपके धर्म में ऐसा ऐसा होता है। फिर उसने देख देख पहला चैप्टर, दूसरा, कहाँ लिखा है, ये तो है ही नहीं हमारी प्रथा। तो ईसाई धर्म के जो धर्म प्रचारक होते थे उन्हें क्या कहते, जेसुइट। और ये जेसुइट समय समय पर आते रहते थे, भारतवर्ष के अंदर आते रहते थे, अलग अलग देशों में जाते रहते थे और ये ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। तो जब हमारे गढ़वाल में राजा हुआ श्याम शाह, तो श्याम शाह के शासनकाल में जिस समय वो राजा था, तभी क्या हुआ कि 1625 ईस्वी के अंदर एक जेसुइट दल का पादरी जिसका नाम था ओनतेनियो दी ओंद्रेतो, फ्रांस का था ना, तो ओनतेनियो दी ओंद्रेतो, ये एक जेसुइट दल का पादरी हुआ। और इसके साथ में एक पादरी और था जिसका नाम था मार्क विंस। ये दो जेसुइट दल के पादरी 1625 ईस्वी में हमारे राज्य के अंदर आए। और जब ये हमारे राज्य में आए तो राजा कौन था, श्याम शाह। वो श्याम शाह के दरबार में गए और श्याम शाह के दरबार में जाकर के खाना भी खाया, वहां सोने के बर्तन में खाना खाया। खाना पीना खाने के बाद वो वापिस वहां से जाने के बाद तिब्बत चले गए। और तिब्बत चले गए तो फिर तिब्बत से जब फिर वापिस आ रहे थे तो फिर श्याम शाह के दरबार में आए। तो ऐसा कौन परमार वंश का राजा है जिसके दरबार में जेसुइट दल आया था, तो आपका आंसर क्या होगा, श्याम शाह। तो आप पॉइंट लिखो जरा, 1625 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में जेसुइट दल, जेसुइट दल समझ जाओगे अभी क्या होता है। जेसुइट दल मतलब पादरियों का दल जो कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते हैं यहां पर। तो 1625 ईस्वी में जेसुइट दल ने श्याम शाह के दरबार की यात्रा की। ठीक है, जेसुइट दल ने श्याम शाह के दरबार की यात्रा की। नीचे से ब्रैकेट में ये लिख दो, 1625 में ओनतेनियो दी ओंद्रेतो और मार्क विंस नाम के पादरी श्याम शाह के दरबार में उपस्थित हुए। 1625 में जेसुइट दल ने श्याम शाह के दरबार की यात्रा की। 1625 जेसुइट दल ने श्याम शाह के दरबार की यात्रा की। और जो आदमी आया था उसका नाम क्या था, ओनतेनियो दी ओंद्रेतो। अब बताओ मानसा के दरबार में कौन आया, विलियम फिंच। विलियम फिंच पहला यूरोपीय है जो राज्य की यात्रा करता है, मानसा के दरबार में आता है। विलियम फिंच के बाद जेसुइट आए, पादरी आए। जेसुइटों में जो पादरी सबसे पहले आया उसका नाम था ओनतेनियो दी ओंद्रेतो। 1625 ईस्वी में वो श्याम शाह के दरबार में उपस्थित हुआ जिस समय राजा श्याम शाह था। अच्छा, जब ओनतेनियो दी ओंद्रेतो आया, सुनो मेरी बात को, तो वो आया ईसाई धर्म का प्रचार करने। और उस समय हमारा राजा, उसका नेचर कैसा है, स्वेच्छाचारी, मनमर्जी। तो ये जैसे आया, हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे तो ना ओनतेनियो दी ओंद्रेतो है तो फ्रेंच भाषा वाला, तो उसने भी अपना चिंग चोंग जो भी बात करी उससे, आई एम ना ईसाई धर्म जो भी बोला होगा तो इंग्लिश में ना, इसको समझ आ रहा होगा। तो एक ठेठ गढ़वाली तो श्याम शाह राजा, तो उसने कई सारी बातें बोली, अवर धर्म वेरी गुड, नाइस, थैंक यू, कुछ कुछ। अब इसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा, समझ इसे कुछ नहीं आया। इसने उसे सोने के बर्तन में खाना खिला दिया, आदर सत्कार खूब किया और चले गया। तो फिर वापिस लौटते समय भी वो आया श्याम शाह के दरबार में। जब वो वापिस आ रहा था 1626 में, फिर आया इसके दरबार में और फिर यहां से चले गया फ्रांस। फिर फ्रांस में गया तो फिर भारत के अनुभव साझा करेगा। वहां जो पादरी बैठे थे, मैं हूं ओनतेनियो दी ओंद्रेतो और मैं गया था कहीं, और तुम बाकी पादरी यहां। अब मैं गया था उत्तराखंड या कहीं भी, अब जब मैं वापिस आया तो तुम पूछोगे ना मुझसे कि हाँ भाई गुरु जी बता कैसा रहा, तब मैं तुम्हें कथा सुना रहा कि यार पहले वहां गया। तो ओनतेनियो दी ओंद्रेतो ने फ्रांस में जाकर के बाकी जेसुइटों को कथा सुनाई कि एक बात है, इंडिया वैसे बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रीनगर का राजा इज वेरी गुड, वेरी गुड। सोने के बर्तन में भाई साहब
खाना खाते सोने के बर्तन में। अब जो थाली ही सोने की होगी उसमें हलवा तो देंगे नहीं ना, ऐसे नहीं कि सोने की थाली क्या खा रहे दलिया, ऐसा थोड़ी। सोने के बर्तन में खाना खाना मतलब खाना भी राजशाही होगा। तो उसने बाकी पादरियों को बता दिया। अब जब बाकी पादरियों को बता दिया, अब तुम बाकी पादरी हो, अब अगला नंबर किसी ना किसी का आएगा। तो अगले नंबर पे मान लो ये जा रही छोटी की, गुरुजी अब मैं जा रही, तो मैं इसे जाते समय क्या बोला कि श्रीनगर जरूर जाना हो, हाँ सोने के बर्तन में खाना खाना है तो श्रीनगर जरूर जाना। तो अब 1631 ईस्वी में, पहले समझो फिर इसका पॉइंट लिखना क्या हुआ। 1631 में फिर से आया जेसुइट दल हमारे राज्य में यात्रा करने के लिए, और जेसुइट दल का जो नेता था उसका नाम था अजवेडो। जो 1625 में आया था उसका नाम क्या था? ये किसके दरबार में आया? जब वो गया तो उसने वहां कथा लगाई कि भाई अब अगला जो भी जाएगा श्रीनगर जरूर जाना। तो अगला जो आया वहां से जेसुइट, अगला जो पादरी आया उसका नाम क्या था? अजवेडो। और अजवेडो पहले ही कथा सुन रखा था कि भाई श्रीनगर में सोने के बर्तन में खाना मिलता है। तो जब ये हमारे राज्य की यात्रा किया, आया यहाँ पर, तो जैसे ही ये हरिद्वार पहुंच गया, अब हरिद्वार से कहाँ जाना इसको? श्रीनगर। क्यों जा रहा है? राजा से मिलने, खाना खाने। तो इसने हरिद्वार के बाद फिर कुछ खाया भी नहीं। जैसे हरिद्वार पहुंचा ना, चाय पानी कुछ नहीं पी इसने। ऐसा जनरली हो जाता है, अमूमन हो जाता है। तुम हो इस दौर में अभी, और अगर हो छिदर तो करते होंगे ऐसा। जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो बिना शादी होती ना किसी, टक घुस जाते वहां। तुम भी जाते ऐसे? चल जाओ तो चले जाया करो, तब तो मजा आएगा। तो थोड़ा नहीं तो सुनता, अब बाद में थोड़ी जा सकते। अब हमारी उम्र में नहीं जा सकते ना, अब शर्म वाली बात हो जाएगी कि अब तुम्हारा वाला, जैसे तुम एज में हो ना जिसमें, इस वाले दौर में टक चले गए, किसी की भी हो शादी, एक पैंट शर्ट बढ़िया होनी चाहिए, मतलब जूता, अब बस टक बाल किया खड़ा और चलो। क्या पता चल रहा अंदर जाके हमारा पहला उद्देश्य क्या था? खाना खाओ, बस खाना खाया निकलो यहाँ से। ऐसा बार बार करते रहते थे। अब एक बार तो ये वही बन गया, हमारा ट्रेंड ही बन गया। 2 आदमी स्पेशल रखे थे हमने अपने क्लास के, उनका काम यही था तुम टेंट देख के आओ कहाँ लग रहा आज। दिन भर रेकी कर देते थे। कभी कभी भाई साहब मजा आ जाए, कभी कभी ऐसा हो रहा कि एक दिन में 3-3 शादी। उस दिन तो हम राजा थे ना। फिर ज्यादा ऐसा भी नहीं कि यहाँ लिमिटेड खाओ, लिमिटेड अभी दूसरी जगह भी जाना है। और जिस दिन हमको शादी हाथ लग गई तो अमूमन हम ये करते थे कि उस दिन से ही खाना नहीं खाते थे। समझ रहे तुम? क्रोनोलॉजी समझो ना। क्यों? तभी तो खाएगा रात को छक, कमरे पे बना रहे खिचड़ू खा रहे। मतलब ऐसा होता है ना, लड़का लोग जो तुम होंगे ऐसा चलता ना ज्यादातर। क्या खा रहे भाई? खिचड़ी। ना नाश्ता भी नहीं होता, दिन का खाना ये रहा कहाँ से हो ना, तो खिचड़ी बन रही भाई, नॉन स्टॉप खिचड़ी। और खिचड़ी भी तो लिमिटेड बन जाती, जैसे प्याज टमाटर खा रहे तो कमी रहता, ए दानी प्याज 3 दिन चला रहे। ऐसा हो जाता बेरोजगारी वाले दौर में। अब वहां क्या मिल रहा? बटर चिकन, मटर पनीर ऐसा मिल रहा। तो हम दिन से ही नहीं खाते थे फिर खाना, ताकि रात छक खा जाए। और जो 4 रोटी खा रहा 9 खा रहा, चाहे बीमारी हो जाऊं मैं, खा भाई इसको ना। कई बार खाते खाते भाई उल्टी करके आप फिर खा, ऐसा हो जाता। इसने किया ऐसा अजवेडो। जब ये आ रहा था तो आते समय जब हरिद्वार पहुंचा तो हरिद्वार का कुछ नहीं खा रहा। जैसे लोग कोई दे रहे ना इसको, ले चा पी, उसने कहा पागल है क्या, वहां जाऊंगा वहां सोने के बर्तन में खाऊंगा, छक खाऊंगा मतलब। और फिर ये अजवेडो 1631 में पहुंचा श्याम शाह के दरबार में। श्रीनगर सूना पड़ा हुआ था। राज दरबार में गया और उसने कहा मुझे श्याम शाह से मिलना है। राज दरबारियों ने कहा वो तो मर गए, बोला आज ही दिन में 12 बजे मर गया। अब वो गया है शमशान घाट, और अजवेडो की भूख से हो रही है, हालत खराब। उसने कहा थोड़े पानी पिला दे। तो इन्होंने कहा पानी कैसे पिला दे, हम तो अशुद्ध हो रखे। अशुद्ध हो जाते ना, आज मर रखा बोला हमारे यहाँ। तो इसने कहा कुछ चाय चुई। उन्होंने कहा चाय पागल है क्या, आज राजा मरा है, आज चूल्हा नहीं जलेगा यहाँ। आज इस राज्य में चूल्हा नहीं जलेगा, किसी के घर में खाना कैसे बन जाएगा, राजा मर गया। अरे यहाँ देखो तो सुबह से कुछ नहीं खाया भाई ने ना। तो गया शमशान घाट। शमशान घाट में इसने भी काफी जानकारियां दी। श्याम शाह के अंतिम संस्कार चल रहा था, उसके बारे में ये कहता है अजवेडो कि जब मैं श्रीनगर पहुंचा तो उसी दिन राजा की मृत्यु हुई थी। अलकनंदा के तट पर श्याम शाह को उसकी 60 रानियों के साथ जलाया जा रहा था। तो परमार वंश के इतिहासकारों ने कभी नहीं लिखा कि हमारे यहाँ सती प्रथा थी, पर अजवेडो एक आदमी है जो सती प्रथा का प्रमाण देता है कि शायद परमार वंश में भी सती प्रथा के प्रमाण थे। या श्याम शाह की 60 रानियां हुई, उसका प्रमाण कहां से मिला? इसी अजवेडो से मिला। तो अजवेडो तो हाँ, तो इसलिए कहीं जाओ तो खा के जाना हो। हाँ, दे रहा था तो क्या हुआ, तो पूरी रात खाना नहीं खाया, तो गंगा जल पी रात अलकनंदा का पानी पीते रहे भाई, क्या खाया। तो अजवेडो बड़ा दिक्कत हो गया। तो 2 इसके दरबार में जेसुइट आए। पहला जेसुइट 25 में, क्या नाम था? अंतोनियो दी अंद्रेतो। दूसरा लिखो 1631 में अजवेडो ने श्याम शाह के दरबार की यात्रा करी। 1631 दूसरा पादरी
जिसने श्याम शाह के दरबार की यात्रा करी उसका नाम था अजवेडो। एक था ओंद्रेतो, एक था अजवेडो, दोनों श्याम शाह के दरबार में आए। ओंद्रेतो 2 बार आया, हाँ, 25 में और 26 में, ठीक है। एंटोनियो दी ओंद्रेतो ये पहला जेसुइट था जिसने श्याम शाह के दरबार की यात्रा की। और उसके बाद अजवेडो नाम का एक जेसुइट जो श्याम शाह के दरबार की यात्रा करता है। फिर श्याम शाह मर गया, मरना ही था उसने कभी ना कभी। श्याम शाह जब मरा तो फिर गढ़वाल राज्य जो है उस पर बड़ी टेंशन आ गई। क्यों? क्योंकि श्याम शाह ने भी दापा पर अटैक किया था ना अपने पूर्वजों की तरह, हर कोई करता था। अब देखो श्याम शाह मर गया, बेटा कोई है नहीं, यही तो है कहानी। तब आप राजा किसको बनाओगे? तो पिछली पीढ़ी जाना पड़ा क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था, जो था उसको डुबा दिया इसने दुलाराम शाह को। तो पिछली पीढ़ी गए तो पापा इसका कौन था? मान शाह, वो मर गया था। तो मान शाह का बेटा, मान शाह का भाई कौन? महिपत शाह। तो जरा ध्यान से समझना, महिपत शाह जो है अगला जो राजा है वो श्याम शाह का चाचा है। और अगर वो श्याम शाह का चाचा है तो वो किसका बेटा होगा? वो बलभद्र शाह का बेटा होगा। ये कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई जो महिपत शाह है वो बेटा किसका है? तो महिपत शाह श्याम शाह का तो बेटा है नहीं, उसका तो बेटा था नहीं, उसका था चाचा। तो उसका चाचा मतलब उसके दादा का दूसरा वाला लड़का, और उसका दादा कौन है? बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह का लड़का था एक महिपत शाह, तो उसको बनाया राजा। क्यों? क्योंकि कोई है नहीं, किसी ना किसी को तो बनाना पड़ेगा। तो महिपत शाह को राजा बनाया गया। बुढ़िया आदमी राजा बना कब? जब मरने की उम्र थी उसकी, तो तब बनाया उसको राजा। 48-50 साल का हो गया और तब उसको बोला कि चलो अब आपको राजा बना दिया जा रहा है। तो देखो राजा बनने का भी, जैसे तुम कब बनोगे राजा? जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी ना, तो जब जॉब लगेगी तो तब उस दिन आप भी होंगे राजा। तो उसके लिए उम्र बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपकी नौकरी लगी, उम्र क्या है? 21 साल 22 साल। ओ भाई राजा है तुम ना, अब क्या करोगे? 22 साल 23 साल में आपकी सरकारी नौकरी लग गई, अब क्या करोगे? मज्जा करेंगे गुरुजी अब ना, मतलब नौकरी लगी, उसके बाद सबसे पहला काम क्या? भाई जी फोन खरीदूंगा पहले मैं, आईफोन, गाड़ी लूंगा, कपड़ा लूंगा, बाल ऐसे वाले कटाऊंगा किनारे से ऐसा तैसा ना, पूरा शौक फैशन, ये कपड़ा ऐसा करेंगे ना। अगर 22-23 में लगी, फिर हीरो रहूंगा मैं, मतलब अपने गांव का हीरो बना रहूंगा कुछ दिन, 23, 24, 25। फिर शादी भी होगी। सरकारी नौकरी का एक पीछे का माँ तो शादी भी है ना। तो बढ़िया अच्छी लड़की से शादी हो, या लड़कियों में अच्छा लड़का मिले, फिर शादी ब्याह हुए, बच्चे हुए, मकान बना, ये बढ़िया टकाटक। लेकिन तुम्हारी उम्र है 41 साल, बच्चे हो गए, शादीशुदी हो गई, सबको टकाटक, अब लग रही नौकरी। तो क्या करना था ना? अब लोगे फोन, अब करे बाल ऐसे में, अब बुढ़ेंदी बाल क्या करना? तो बुढ़िया हो गए ना, बुढ़िया। तो अब सीधा काम करो, बस नौकरी लग गई, पैसा आया, सीधा काम। तो वही इंटेंट उसका होगा महिपत शाह, क्योंकि जब वो राजा बना है तो राजा बनने का मतलब वो ऑलरेडी वृद्धावस्था में है। तो बाकी राजाओं की तरह नहीं कि मुकुट पहना, राज्याभिषेक, हीरो बन रहा है। उसने कहा हीरो अब क्या बनना? बुढ़ेंदी बस ना। तो वो जैसे ही राजा बना सीधा काम शुरू, चलो रे काम स्टार्ट करो। तो बड़ा खतरनाक राजा है। इस राजा का नाम क्या था? इस राजा का नाम था महिपत शाह। अब मान शाह के बाद अगला आप राजा बनाओ, अगले राजा का नाम था महिपत शाह। 1631 में ये परमार वंश की गद्दी पर बैठा और 1634 में मर गया। इतनी जल्दी भी क्या थी चचा यार, अब भी आया अभी गया, ये झटका है, इससे बढ़िया नहीं आता ना। अब भी आया और अभी मर गए। तो 31, 32, 33, 34, अबे इसलिए बनाया तेरे को 4 ही साल में मर जा। हाँ 3 ही मतलब ना, बेकार आदमी है ये। इसने सब कुछ गड़बड़ किया इसने, महिपत शाह ने, जब ये राजा बना। इसी के शासन काल में खंड भंड कर दिया इसने, खंड भंड फंड कर, पर मर मत ना। तुम मर जाएगा तो किसको बनाएंगे? तो बताओ। जैसे ही ये मरा 1634 में, तो अब किसको बनाते? बड़ी दिक्कत हो गई। ये किसको भरोसा था कि अभी मर जाएगा? तो 1634 में जब ये मरा तो इसके लड़के को बनाया। और इसका लड़का था 6-7 साल का, 10-11 साल, तो छोटा सा बच्चा राजा बनाना पड़ा इसकी वजह से। तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो महिपत शाह 1631 ईस्वी में परमार वंश की गद्दी पर बैठा। अब यहां से आप विस्तृत रूप से समझना कि परमार वंश का वास्तविक इतिहास जो है वो महिपत शाह के जमाने से खुल के निकल के आता है। देखो ये हमने बना दिया राज्य। अब महिपत शाह के जमाने हुआ क्या क्या, मैं बना देता हूं एक बार राजा। और परमार वंश में मैपिंग खूब किया करो, हाँ, तब दिमाग में छप जाएगा। ये लो, गढ़वाल का राजा है महिपत शाह।
जिस समय गढ़वाल का राजा था महीपत शाह, उसी समय कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था कौन? वही जिसको हम ही ने तो बैठाया था। कौन? तिरुमल चंद। ये था इस समय कुमाऊं का राजा। महीपत शाह के ठीक बगल में ये देखो, जो आज का हिमाचल प्रदेश है, इस राज्य को कहते थे सिरमौर, और सिरमौर नाम के राज्य का राजा था मनधाता प्रकाश। महीपत शाह जैसे ही गद्दी पर बैठा, दिल्ली का राजा बन गया था कौन? शाहजहां। कैसा नाम है? शाहजहां। अच्छा है ना, शाहजहां। शाहजहां थोड़ी था उसका नाम, उसका नाम था खुर्रम। तो वास्तव में था खुर्रम, अपना नाम चेंज किया बाद में उसने शाहजहां। अब बताओ, तुम्हारा माता पिता तुम्हारा नाम खुर्रम रख रहे हैं तो कैसा रहा होगा? तो अब वो तो खुद रखा उसने शाहजहां, तो कैसा लग रहा? बोले बहुत बढ़िया होगा। बेकार आदमी है शाहजहां, जिसके मम्मी पापा उसका नाम खुर्रम रख रहे, तो है ना। तो ये था एक शाहजहां, और ऊपर था एक राज्य दापा, भोट या फिर दापा। अब देखो जी यहां क्या हुआ, राजा बन गया नया राजा। उम्र कितनी है? 50 साल का आदमी राजा बन रहा। आज आपका राज्याभिषेक है। उसने बोला मारूंगा था, ला मुकुट, पहना मुकुट, हो गया, चलो घर। अब आई नहीं ना, जीवन में भाव ही नहीं बचे वो वाले। नया नया आदमी हो तो हीरो बन के आज मैं राजा बना, सब बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू थैंक यू। इसका थैंक यू कुछ नहीं। इसने कहा लाओ मुकुट, पहना मुकुट, खुद ही लगाए पिठाई अपनी, चलो रे निकलो। और अपने राज दरबारियों को कहा चलो काम पे लगो सीधा। ऐसा नहीं चलेगा इधर कि राज्याभिषेक हुआ तो 10-15 दिन कुछ नहीं, चलो काम पे। राजा बनते ही पहला निर्णय क्या लिया? अपनी एक सेना को बोला चलो इधर मारते हैं दापा वालों को। एक सेनापति को बोला चल तू चल इधर, एक सेनापति को बोला चल तू इधर। ऐसा नहीं बैठना यहाँ पिक्चर वैसे वाली हो गई। अब लड़ाई झगड़ा सीधा, चलो रे। एक ही बार में उसने अपने राज्य के अलग अलग सेनापतियों को अलग अलग दिशा में भेजा। किसी को बोला जाओ इधर, जो मिले तबाह करो, जीतो, अगल बगल के राज्यों को जीतो, अपना साम्राज्य विस्तार करो। वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे तो पहली बार महीपत शाह एक ऐसा राजा हुआ जो पूर्णतया खुल के साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है। इससे पहले के राजा क्या कर रहे? कहां जा रहे? तो दापा। क्या किया? वहां से लाए सोना चांदी, वापिस आ गए वहीं लगे हैं। इसने एक ही झटके में कहा चलो तीनों तरफ चलो। इसका एक सेनापति था, उसका नाम था बनवारी दास। तो इसने अपने पहले सेनापति बनवारी दास को कहा कि तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और दक्षिण दिशा में जितनी जमीन जीत सकते हो जीतो। फिर इसका सबसे इंटरेस्टिंग सेनापति था, उसका नाम था लोधी रिखोला। इसका दूसरा सेनापति कौन? लोधी रिखोला। महीपत शाह ने अपने सेनापति लोधी रिखोला को कहा जा इधर जा, पश्चिम दिशा की साइड। पहली बार परमार वंश पहली बार पश्चिम की तरफ आ रहा है। आज तक गया कोई? यहाँ कोई नहीं गया। उसने कहा जाओ, देखी जाएगी, जो मिलेगा जीतो, जो जमीन मिले, जो राजा मिले पीटो सीधा। तो अपने एक सेनापति लोधी रिखोला को उसने पश्चिम दिशा की तरफ भेज दिया। जौनसार भाबर में पहली बार परमार वंश जाएगा। आज तक वो जौनसार नहीं गए थे, अब जाएंगे जौनसार। और तीसरे राजा को कहा, तीसरे सेनापति को, माधो सिंह भंडारी को, तू मेरे साथ चल बन। अपना आप खुद राजा महीपत शाह स्वयं और अपने साथ अपना एक प्रधान सेनापति, नाम सुना आपने? माधो सिंह भंडारी। तो उसको कहा चलो लड़ाई शुरू करो। अब है पिक्चर में मजा ना, अब होती है लड़ाई झगड़ा। और इसने कहा चलो जी आक्रमण शुरू करो। ये खुद कौन से राज्य पर चले गए आक्रमण करने? एक झटका में एक सेनापति को तू उधर जा, तू उधर जा, तू उधर जा, और चलो लड़ाई शुरू करते हैं। अब इनकी लड़ाई शुरू हुई। अब जरा कहानी को आप समझना। सबसे पहले कहानी शुरू करो दापा से। पहली बात कि 1631 में जब महीपत शाह राजा हुआ तो राजा बनने के बाद उसने अपने सैनिकों को कहा चलो हम दापा राज्य को जीतते हैं। सीधा दापा यानी भोट यानी कि तिब्बत राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब महीपत शाह दापा भोट या तिब्बत राज्य पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। दिसंबर के ठंड के महीने में उसने अपनी सेना को कहा चलो रे बल। तो सेना ने कहा सर सुनो ना, 2 महीना बाद जाएं, मार्च में, अभी दिसंबर है, ठंड। जब यहीं इतना ठंड है, इतनी बर्फ है, तिब्बत में तो भयंकर बुरा हाल होगा। तो उसने कहा नॉट, अभी चलो, अभी चलना है दिसंबर में ही। तो सबने खूब मनाया उसको, भाई जी रुक जा यार, गर्मी के महीने आएंगे, बर्फ पिघल जाएगी तब लड़ेंगे वहां। उसने कहा बस नॉट है बस, तो चलो। और पूरी सेना को लेकर के चले गया वहां तिब्बत में। और तिब्बत में वहां के सैनिक, तिब्बती सैनिक, अब हुई लड़ाई शुरू। गढ़वाली सैनिक और तिब्बती सैनिकों के बीच 1632 में दापा में हो गया घमासान युद्ध।
उस पूरे युद्ध में ये चीज देखा गया कि गढ़वाल की सेना युद्ध ही नहीं जीत रही। तिब्बत वाले हर युद्ध जीत जा रहे, गढ़वाल की सेना युद्ध जीत ही नहीं रही। जब राजा ने गढ़वाल के सैनिकों को पूछा कि भाई युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहे, तो उन्होंने कहा सर एक तो भौगोलिक सी ठंड है भाई यहाँ भयंकर, और तिब्बत का आदमी वो अभ्यस्त है वहां का, वो उसी क्लाइमेट में रहता है, तो उसको इतनी ठंड लग नहीं रही। और यहाँ वाला हमारा तलवार लेकर ऐसा कर रहा था, यहाँ जब रे मारना था लास्ट में तो ये ऐसा कर रहा, लगा चक्कू गया। तो फिर राजा बड़ा टेंशन में आ गया। एक सामाजिक व्यवस्था में आपको बता दे रहा हूं जिसमें यहां में बड़ा बदलाव, कि जब महीपत शाह दापा राज्य पर अपना सेना लेकर के गया, और दापा में जिस समय युद्ध चल रहे थे, तो जब सेना युद्ध पर जाती थी तो कैसे जाती कि सबसे आगे राजा, सेना युद्ध करने वैसे ही जाती थी जैसे तुम शादी करने जाओगे थे, खत्म। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो जैसे तुम जाओगे, वो भी तो युद्ध ही है एक हिसाब से, जीवन भर का युद्ध है। तो ऐसे घोड़ा में बैठ के टाक, राजा नहीं बनाते तुम्हें शादी के दिन, कैसे राजा बनाते तुम्हें, कपाल में मुकुट की जगह सेहरा, शेरवानी पहना आदमी, घोड़े में बैठा, तलवार भी देते तुमको, देते ना दूल्हा को, हाँ जी तलवार, राजा है रे तू एक दिन का, और टकाटक जाए, और दुल्हन को बना देते एक हिसाब से रानी। तो ठीक उसी प्रकार से ढोल नगाड़ा बजा करके, रणसिंगा बजा करके ये चलेंगे सबसे पहले, फिर राजा घोड़े में बैठकर, सेनापति ये वो सो खतरनाक ऐसे ना, तो वो सारे के सारे लोग वहां जाएंगे। सेना कई महीनों तक वहां पर रहेगी, युद्ध करेगी, इसलिए सेना का काम करने वाले सारे लोग, जैसे सेना के बाल काटने के लिए नाई भी चलेगा, चल रहे तू भी चल, वहीं काटेगा बाल, है ना, धोबी, कपड़ा कौन धुलेगा, रसोईया, मेन आदमी को खाना कौन बनाएगा, रसोईया, तो सारे रसोईया भी वहां ले जाए जाएंगे। अब मैंने कहा था कि जब राजा आया था कनकपाल, तो कनकपाल जिस समय यहां आया था तो वो अपने साथ कुछ ब्राह्मण भी लाया था, और उन ब्राह्मणों को कहा गया था सरोला। अजय पाल ने बनाए थे ना सरोला ब्राह्मण, तो जो अजय पाल नाम का राजा था उसने सबसे पहले इस राज्य में बड़े बड़े ब्राह्मणों की एक टोली बनाई, और उन्हें कहा गया सरोला ब्राह्मण। सरोला ब्राह्मण बड़े 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 ब्राह्मण होते, तो मतलब ब्राह्मण होते, लेकिन ब्राह्मणों में उनका कास्ट थोड़ा बड़ा होता है, हाँ श्रेष्ठ होते हैं। तो अजय पाल ने बनाए थे सरोला ब्राह्मण। अब क्या होता था इस राज्य की सामाजिक व्यवस्था में, सरोला ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ थे और गंगाणी ब्राह्मण उनसे नीचे थे। तो जो सरोला ब्राह्मण था ना, वो गंगाणी ब्राह्मण के घर खाना नहीं खा सकता था, ना अलाउड नहीं होता था। जैसे सरोला ब्राह्मण है और टक चले गए गंगाणी ब्राह्मण, तो गंगाणी ऐसा हाथ जोड़ेगा, तो पूछेगा भी नहीं उसको कि खाना खाए ना, वो श्रेष्ठ थे। तो सरोला सबसे बड़े, गंगाणी उनके नीचे, फिर क्षत्रिय आते थे, राजपूत वो उनसे नीचे थे, उनके नीचे खस, ऐसे वर्ग बने हुए थे हमारे राज्य में। राज परिवार के लिए भोजन बनाने का काम सरोला ब्राह्मण करते थे। ये था नियम कि राजा का रसोईया कौन होगा, सरोला। तो सिर्फ सरोला ब्राह्मण ही खाना बना सकता था इस राज्य में, उसके अतिरिक्त कोई खाना नहीं बना सकता था। और सरोला ब्राह्मणों के लिए भी खाना बनाने के नियम थे। सरोला ब्राह्मण के लिए खाना बनाने का नियम क्या था कि सरोला ब्राह्मण जब खाना बनाएगा तो बिना सिला हुआ कपड़ा पहन के बनाएगा, बस नियम था। खाना बनाते समय सरोला ब्राह्मण बिना सिला हुआ कपड़ा, कोई भी ऐसा कपड़ा धारण करेगा जो सिला हुआ ना हो। अब बिना सिला हुआ कपड़ा क्या होता है, धोती, साड़ी, या तो साड़ी कहां पहनेगा, तो आदमी हो तो धोती, तो वो धोती पहनता था ओनली, सिर्फ धोती, उसके अलावा कुछ नहीं, शर्ट सुल्ट सिला हुआ है सब कुछ। तो वो जब खाना बनाते तो सिर्फ धोती पहनते, और धोती पहन के बना रहे खाना, बाकी नियम था ना। अब जब दापा में लड़ाई लगी, तो दापा में लड़ाई लगते समय सबसे ज्यादा दिक्कत इनको हो गई, ब्राह्मणों को। 22 दिसंबर का महीना, ठंड, माइनस टेम्परेचर चल रहा, और सरोला ब्राह्मण चल सेना के लिए खाना बना, अरे धोती पहन के क्या होगा हाल ना, वहां सैनिक बिल्कुल कोट कूट पहन के, और ये भाई जब खाना बना रहा तो ये क्या होगा। तो वहां क्या हुआ, कोई जीते कोई हारे उससे फर्क नहीं पड़ा, सरोला मरने लग गए वहां ठंड से, क्योंकि जैसे खाना बना रहा सरोला, और खाना तो बन गया, पर खाना बनाते ही बस एक सरोला चित्त हो गया वहां, ठंड की वजह से जम गया ना पूरा का पूरा। तो सरोला ब्राह्मणों की लगातार मृत्यु होने लगी, जो रसोईया थे वो मरने लगे। जब वो मरने लगे तो राजा बड़ा चिंतित हुआ। राजा ने कुछ सैनिकों को भेजा कि जाओ श्रीनगर जाओ और सरोला लाओ वहां से। तो सैनिक आए, तो जैसे यहाँ पहुंचे, तुम श्रीनगर वाले, चलो रे सरोला है कोई, चलो राजा ने बुलाया है। तो 50-60 सरोला और गए, वो गए वहां, तो फिर खाना बनाया, फिर वो भी चित हो गए, वहीं मर गए। फिर राजा ने कहा और लाओ, तो फिर आए, हाँ जी और है कोई सरोला। तो आपको सरोलाओं ने पूछ लिया, यहाँ कहाँ ले जा रहे इतने सरोला, 100 पहले गए थे, 50 फिर ले गए, 100 और ले जा रहे, पिछले वाले कहाँ गए। तो सैनिकों ने कहा मर गए वो, वहां ठंड है भयंकर, खाना बनाना पड़ा धोती पहन के, मर रहे वो। तो ये जो सरोला थे इन्होंने कहा हम नहीं आ रहे, फिर तुम होते तो जाते,
वहां ठंड में कौन बनाएगा? उन्होंने कहा ना, राजा बड़ा क्रोधित हुआ, उसने कहा हाँ मैं अभी गंगाणी बना दूंगा तुमको। तो उन्होंने कहा हाँ बना ले, फन बना, तू गंगाणी बना, कुछ बना, हम नहीं जा रहे, मरेंगे वहां तो ना। तो राजा ने कहा कि अब तो सरोला आने भी बंद हो गए। राजा ने जब मूल समस्या को देखा तो उसको पता चला कि खाना बनाने में ज्यादा समय जो है ना वो रोटी बनाने में लग रहा। तुमको भी किस में बनानी, किस चीज की मतलब तुमको टेंशन है ज्यादा की? रोटी की ना। भात बनाने में टेंशन हुआ कभी? भात में क्या करना, तो गर्मी हो कि सर्दी, भात तो तुम्हारे भाई को भी आता, भयंकर वो भी है। भात तो तुम्हारा भाई ऐसा बना दे, एक्सपर्ट, खतरनाक, जीरा राइस बना दे, तो ऐसी बात नहीं है। रोटी राटी में मतलब कम है कि आंकड़ा। करना क्या है उसमें कि प्रेशर लिया, ऐसे डालो चावल और 2 गिलास डालो पानी और फट मार ढक्कन और बस बंद कर दो उसमें, है ना। धुलना नहीं है उसको विटामिन चल जाता ना, फिर क्यों धुलना तुमको? अब बस टक डाला, अब प्रेशर में रखा, उसके बाद टक अपना मैच देखो कि बढ़िया ना, अब फिर मारेगा 2-3 सीटी मारेगा, टक गए, बंद कर दिया, उसके बाद लेट जाओ, इतना ही तो है काम। चावल में कोई दिक्कत नहीं है, पर रोटी में दिक्कत है कि रोटी में आटा गूंथना तो सबसे बड़ी महाभारत है, फिर निकालो, फिर खेपता रहा उसको, फिर कभी जल रही, ये दिक्कत है। तो राजा ने देखा कि जो सरोला ब्राह्मण खाना बना रहे हैं तो रोटी बनाने में उनको समय लग रहा है। अब रोटी बनाने में समय लग रहा है तो अच्छा सैनिक कितने रहेंगे? मान लो 20,000 सैनिक भी है, एक सैनिक 10 रोटी भी खाता अगर, तो 20,000 गुणा 10 करो तो कितना हो रहा है? लाख। 2 लाख रोटी बनानी, 4 बजे से लग गया भाई, शाम को 10 बजे तक लगा है, थेपा थेपी, अब बर्फ अलग पड़ रही। तो वो सरोलाओं को उसमें दिक्कत थी ना। बाकी चावल बनाना है, धोती पहन के जा, चावल डाल, पानी डाल, आग जला और सीधा रजे के अंदर टप बैठ जा। अब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत किसमें थी? रोटी बनाने में। तो राजा महिपत शाह ने जब इस स्थिति को भांपा तो उसने दापा युद्धों के समय ही एक सामाजिक व्यवस्था शुरू कर दी, और उसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा खूब, रोटी सुच्ची। जब राजा महिपत शाह दापा में युद्ध लड़ रहे थे तो दापा युद्धों के समय महिपत शाह ने देखा कि सरोला ब्राह्मणों की मृत्यु हो रही है, रोटी बनाने में उनको बहुत समय लग रहा है। तो राजा ने युद्ध के बीच में ही ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य गढ़वाल में आज के बाद रोटी सुच्ची, सुच्ची मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ मतलब होता है साफ। राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य गढ़वाल में आज के बाद रोटी स्वच्छ मानी जाए, मतलब रोटी कोई भी बनाए वो साफ है। तो अब आप जो लोग गढ़वाल क्षेत्र के हैं, तुम्हारे क्षेत्र में जब शादी ब्याह होता तो रोटी कौन बनाता? शादी में कोई भी बना, तो औरतें क्या, तो आदमी बना लो। कौन बनाता तुम्हारे गांव में जब शादी होती है तो रोटी कौन बनाता? कई लगे हैं तो 2 मैं भी बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम्हारे गढ़वाल क्षेत्र में शादी होती तो भात कौन बनाता? तब नहीं बनाता। भात नहीं है स्वच्छ, स्वच्छ कौन है? रोटी। तो गढ़वाल क्षेत्र में जैसे शादी ब्याह होते तो रोटी तो कोई भी बना देता है, पर भात बनाने के लिए स्पेशल आता, सरोल ब्राह्मण आता, अलग से एक रसोईया आता। वो आते ही क्या करता है पता है? आते ही सबसे पहले भट्टी पे जाएगा, चारों तरफ लकड़ी लगा देता है, और फिर कपड़े उतारे, पहन लिया धोती, और अब वो सीधा इधर आके दिखाओ कोई अंदर। फिर खाना बनाता है अकेला, पूरे गांव के लिए कढ़ाई में भात भी अकेला बना रहा, दाल भी अकेला बना रहा। फिर जो खाना खाने आए, चलो रे बैठो, फिर उनको लाइन से बैठाता है और अकेला बांटता, अकेला भाई साहब, कोई जा ही नहीं सकता, उठ नहीं सकता उसकी परमिशन के बिना। वो है सरोल ब्राह्मण, मैं खिलाऊंगा तुमको खाना। तो अजीब भी हो जाता, कभी बैठे 100 लोग और तो घाम में उठा के ला रहा सरोला ब्राह्मण, तो चावल लाता, अब देगा 1-2, जैसे मैं 1 नंबर पे बैठा हूं कि वो चले गए वहां 100 नंबर, यहाँ भात ऐसे सूख गया घाम में, तो नहीं होता तो ऐसा, तथा आदमी ऐसे ही भात खा रहा हुआ होगा ना तुम्हारे साथ, लगा है भात खाने में, कब आएगा यार दाल, फिर जाएगा वापिस, तो लहरा दाल, तब पसीना की धारा लगे, चल ही रहा। तो पर नियम था कि ना, सामाजिक व्यवस्था थी। तो भात स्वच्छ नहीं है गढ़वाल रीजन में ना, आज भी अगर पुरानी परंपराओं को मानो तो भात नहीं है स्वच्छ। क्या है स्वच्छ? रोटी। दूसरी बात आप सुनो, अगर पुराने ट्रेडिशनल लोग होंगे, पुराने जमाने के लोग होंगे आपके गांव में, तो उनका नियम दूसरा आपको समझ आएगा। जैसे कोई पुराने जमाने का ब्राह्मण व्यक्ति है, ब्राह्मण, और वो चले गया किसी क्षत्रिय के घर, तो भात नहीं खाता वहां। जैसे ब्राह्मण है कोई के, राजपूत के घर चले गए ना गढ़वाल में, तो भात नहीं खाता, हम तुम्हारे हाथ का भात नहीं खाते बल। और रोटी, अब वो तो सुच्ची है, और रोटी खा लेते। ऐसा होता है तुम्हारे क्षेत्र में, गढ़वाल में, गढ़वाल रीजन में। राजा कहाँ का था? गढ़वाल का। इसे व्यवस्थाएं भी कहाँ लागू है? गढ़वाल में। तो गढ़वाल आज भी पुराने लोग ना, परंपरा वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण है
अब क्षत्रिय के घर चले गया, चावल नहीं खाता, और क्षत्रिय देता भी नहीं उसको चावल, ये आप पंडित जी ना, तो आपको नहीं देंगे हम चावल, तो उसके लिए रोटी बनाता। क्यों? राजा ने कहा रोटी स्वच्छ है, रोटी कोई भी बनाए उसे स्वच्छ मान लिया जाएगा, लेकिन भात नहीं है स्वच्छ। तो तब से राजा ने एक नई सामाजिक व्यवस्था चलाई है, उसको क्या बोलते हैं? रोटी। जैसे ही राजा ने कहा रोटी शुचि है, अब सारे सैनिक भी बनाने लग गए रोटी। अब तो कोई भी बना सकता है, रोटी स्वच्छ है, अपने अपने खुद बनाओ, फटाफट से खाना बना, सैनिकों को खाना मिला, और एक झटके में महीपत शाह ने दापा राज्य को जीत लिया। तो महीपत शाह परमार वंश का वो राजा जो एक साथ चारों दिशाओं पर विजय अभियान चलाया, सबसे पहले उसने दापा राज्य को विजित कर लिया, दापा राज्य को जीत लिया। आप पहला टॉपिक डालना, महीपत शाह का दापा विजय अभियान, दापा को उसने कैसे जीता। महीपत शाह का दापा विजय अभियान, यानी कि महीपत शाह ने दापा राज्य को कैसे जीता, इसकी कहानी ये। महीपत शाह का दापा विजय अभियान, इसने दापा राज्य को कैसे जीता। तो एक दो लाइन बस लिख दो। 1632 में महीपत शाह ने दापा राज्य पर आक्रमण किया। 1632 में महीपत शाह ने दापा राज्य पर आक्रमण किया, दापा राज्य पर आक्रमण किया। दापा युद्धों के दौरान रोटी शुचि नामक सामाजिक प्रथा प्रारंभ करी। दापा युद्धों के दौरान, जिस समय दापा युद्ध चल रहे थे, उस दौरान रोटी शुचि, रोटी मतलब रोटी और शुचि मतलब साफ, कि रोटी साफ है भाई, रोटी शुचि नामक सामाजिक प्रथा प्रारंभ करी। रोटी शुचि नामक सामाजिक व्यवस्था को प्रारंभ किया और दापा राज्य को विजित किया, जीत लिया। दापा राज्य को विजित किया, दापा राज्य को विजित किया। तो रोटी शुचि हमारे समाज में, अगर आप उत्तराखंड के सांस्कृतिक समाज को देखो, पर्वतीय समाज को देखो, तो आज भी ये सामाजिक व्यवस्था पर्वतीय अंचलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ये सामाजिक व्यवस्था आपको अभी भी देखने को मिलेगी, रोटी शुचि, जहां पर रोटी को स्वच्छ मान लिया जाता है। और बताओ तुम में कितने बच्चे हैं जो गढ़वाल वाले कितने हैं, जो गढ़वाल रीजन से आते हैं? हाँ, तुम गढ़वाल वाले हो सब के सब। तो तुम्हारे यहाँ जैसे मान लो कि खेत में काम करने गए हैं पापा चाचा कोई, अब उनको खेत में ले जाना है खाना, तब भात भी ले जाते? कभी ले गए भात? ना, और ले गए तो खाता ही नहीं आदमी, तब उसके लिए बोलता है चलायूं है, बोलिए चलायूं, एक शब्द बोलता है, चलायूं मतलब फेंक रहे, ये नहीं खाते हम। तो जैसे खेत में काम वाम करने जा रखे हैं कृषक समाज, तो उनके लिए खेत में लेके भी क्या जाते? रोटी लेके जाते। क्यों? शुचि है कि रोटी शुचि है, रोटी स्वच्छ है, भात नहीं है स्वच्छ भाई साहब। तो भात उसको बनाने के लिए स्पेशल जो नियम है, जो परंपराएं है। तो कौन राजा हुआ जिसने ये व्यवस्था चलाई? एक बात। दूसरी बात सुनो, इस राजा ने, चलो कोई बात नहीं, रोटी शुचि चला तो चाहे कुछ चला, उससे नहीं है दिक्कत। अब दिक्कत वाले दौर पे आओ, बताओ गढ़वाल राज्य और कुमाऊं राज्य, क्या वो आपस में दोस्त बन चुके हैं? हाँ कि ना? बन चुके हैं। क्योंकि जब श्याम शाह राजा हुआ तो उस समय कुमाऊं राज्य के साथ हमारे संबंध अच्छे हो गए। क्या दिल्ली के राजा और गढ़वाल के राजा मित्र हैं आपस में? हाँ जी, वहां जा रहे, हाथी ला रहे, घोड़ा ला रहे, दिल्ली के साथ भी बढ़िया संबंध था। इसी दौर में राजा बना कौन? शाहजहां। शाहजहां के राजा बनने का जो तरीका है वो थोड़ा गलत था। 1627-28 में जब जहांगीर की तबीयत खराब हुई, तो जहांगीर की तबीयत खराब होने के बाद शाहजहां ने जहांगीर का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखा, इसने अपने पापा का ध्यान नहीं रखा। चाह रहा था पापा कब मरे, कब मैं राजा बनूं, और ऊपर से नाम भी था खुर्रम। सबको सामने अच्छी इमेज नहीं थी, सबने कहा अंतिम समय पर तुमने अपने पिता की बहुत सेवा नहीं करी है। तो शाहजहां का समाज में अच्छा नाम था नहीं। शाहजहां अच्छा नाम करना चाहता था, कैसे करेगा? अगर तुम्हारी क्लास में मेरी इमेज बहुत बेकार है ना, कि तुमने कहा कि बहुत बेकार मास्टर है ये, खत्म है, ऐसा है तैसा है, लेकिन एक दिन मैं क्लास में आऊं और सिंपल, जैसे मान लो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कहां से आ गए ये मास्टर, लेकिन मैं क्लास में आ जाऊं और आते ही मैं कुछ ना करूं, क्लास खत्म होने के बाद तक 500 लो, 500 ना लो बेटा, वापिस चल जाऊं, तो तुम्हारे ना बोल बदल जाएंगे। तुम बोलोगे है नहीं, ऐसी बात नहीं है पर, लेकिन बेटा दिल का अच्छा है वो, ऐसे बोलोगे ना, फिर तुम्हारे बोल बदल जाएंगे। तुम्हारे बोल कैसे बदलूं? अभी मैं डेली 500 रुपए देने लग जाऊं ना तुम्हें,
तो बस तुम बोलोगे इसके बराबर तो आदमी नहीं है कोई, ऐसा होता है ना जनरली। तो शाहजहां ने भी यही पॉलिसी चलाई कि देश भर में लोग उसका मान सम्मान अच्छे से नहीं कर रहे, इसलिए उसने देश विदेश के सभी राजाओं को पार्टी दिया, इनवाइट किया, आओ मेरे दरबार में, बढ़िया खाना खिलाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा, सबको बुलाया। तो शाहजहां जब शासक हुआ तो राजा बनने के बाद शाहजहां ने भारतवर्ष के सभी राजाओं को अपने दरबार में बुलाया, आ जाओ। जब सभी दरबार के राजाओं को बुलाया तो क्योंकि गढ़वाल के राजाओं के साथ भी इनकी मित्रता थी, तो उसने गढ़वाल के राजा को भी एक चिट्ठी लिखी और कहा आओ हमारे दरबार में पार्टी है तो आप आना। अच्छा, पार्टी में सारे राजाओं को बुलाया। उस समय मुगल सल्तनत के ये राजा होते थे, या आगरा में बैठते थे। अब एक प्रथा थी भाई दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार की सबसे बड़ी प्रथा ये थी कि जैसे आप दिल्ली के राजा से मिलोगे ना, जैसे आपने बलबन में पढ़ा होगा सिजदा पाबोस, प्रथा सिजदा पाबोस, दिल्ली के राजा से जब आप मिलोगे तो सबसे पहले आप घुटने के बल बैठोगे और जो नवाब है उसके पैरों को चूमोगे, ऐसे अपना कपाल ना उसके पैर पे लगाना था, क्योंकि नवाब था ना, तो ये प्रथा चलती थी, ये बात सबको ही पता थी। तो जब शाहजहां ने भारतवर्ष के अलग अलग राजाओं को बुलाया तो एक चिट्ठी उसने अपने वाले राजा को भेज दी, महिपत शाह को, वो तो दापा जीत के आया हुआ था, उसको चिट्ठी भेजी कि हाँ भाई 25 तारीख आ जाना। इसने चिट्ठी का जवाब लिख के भेज दिया, इसने वापिस चिट्ठी भेजी, मैं नहीं आ रहा, डायरेक्ट, या तो नहीं भेजता चुपचाप रहता ना, इन्हें चिट्ठी का जवाब भेज दिया, भाई मैं नहीं आ रहा, भाई भी नहीं लिखा, सीधा लिखा मैं नहीं आ रहा। तो शाहजहां ने जब पत्र का जवाब पढ़ा तो दोस्त थे भाई, गढ़वाल राज्य के साथ तो मित्रता थी, तो शाहजहां ने कहा भाई क्या हुआ, सब ठीक ठाक है, तबियत ठीक है, क्या हुआ तुमको, किसी चिट्ठी भेज दी इधर। तो उसने कहा हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं नहीं आ रहा, मैं तेरे राज्य में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे राज्य में पैर छूने वाली प्रथा है और मैं तेरे पैर क्यों छू, सुन बे, सीधा ऐसा लिख दिया। तो शाहजहां के दरबार में भाई ऐसा ना, चिट्ठी शाहजहां खुद थोड़ी पढ़ता, शाहजहां मतलब दरबार में बैठा, यहाँ एक आदमी चिट्ठी लेके आया, सर गढ़वाल के राजा की चिट्ठी आई, पढ़ो, तुम भी तो सुन रहे हो राज दरबारी है, और चिट्ठी पढ़ो, सुन बे मैं नहीं आ रहा, मैं तेरे पैर क्यों छूंगा। तो शाहजहां ने पत्र का जवाब दिया, देख भाई ऐसा है, तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती है ना, उपहार वगैरह चलते रहते, तमीज से बात कर, ऐसे क्या लिख रहा। उन्होंने चिट्ठी का जवाब भेजा, मैं नहीं कर रहा तमीज से, क्या कर लेगा, सीधा लिखवा दिया, तू क्या कर लेगा। फिर शाहजहां गुस्सा आया, क्योंकि दरबार के सामने उसकी बेइज्जती हो रही ना, एक छोटे से राज्य का राजा ऐसा लिख रहा उसको। तो उसने चिट्ठी का जवाब लिख दिया कि शायद तू मुझे जानता नहीं है ना, ऐसा लिखवा देगा, शायद तू मुझे जानता नहीं, मैं भारत का नवाब हूं। उसने चिट्ठी का जवाब लिखा, तू नहीं जानता मेरे को, तू नहीं जानता, और नीचे से लिख दिया अब पिटेगा तू। शाहजहां को ना पिटता होगा, तमीज से रहे, पत्र में चल रहा कि द्वंद्व युद्ध चल रहा पर पत्र में चल रहा है। तो शाहजहां ने कहा सुन भाई मजाक में मत ले, बहुत मार खाएगा। तो महिपत शाह ने पत्र का जवाब लिखा, आजा कल मिलते हैं देहरादून डीएवी कॉलेज के पीछे मिल। अब ये वाली चिट्ठी खतरनाक हो गई, नहीं ये खतरनाक हो गई, जहां राज दरबारियों के सामने पत्र पढ़ने वाले ने पढ़ दिया कि ये क्या लिख रहा कि इतना ही खतरनाक है तो कल आजा परेड ग्राउंड में मिलते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम, सुन रहा कि नहीं सुन रहा है, ऐसा। अब लोग देखने लगे शाहजहां की तरफ, हाँ जी क्या कर रहे, चल रहे कि नहीं चल रहे। अब क्या करें बताओ शाहजहां ना, दो ही ऑप्शन है, अगर आप ताकतवर हो तो चलो अभी चलो, और अगर आप 3-5 करते तो लोग बोलेंगे ये डर गया, ये भी तो होगा। तो शाहजहां ने पत्र लिखा, भाई साहब मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, मारूंगा तेरे को, भयंकर मारूंगा, तेरे पता भी है क्या तेरे पास, इतना छोटा सा उपहास कर दिया उसका खूब। इसने चिट्ठी का जवाब भेजा, मेरे पास सोने का सिंहासन है, तेरे पे है, बेइज्जती हो रही ना शाहजहां के सामने, मेरे पास सोने का सिंहासन है, तेरे पे है। शाहजहां प्लास्टिक कुर्सी में देख रहा वहां ना, भाई सोने का सिंहासन ना। तो शाहजहां ने कहा मत कर बेइज्जती, ऐसा मत कर, पिटेगा तो वो बार बार उसको प्रोवोक करते रहा कि आ लड़ते हैं, आ भाई। तो शाहजहां ने कहा अपने राज दरबारियों को, चलो चलो रे पीटते हैं इसको। तो दरबारियों ने कहा सर सुनो, वो जहां का है ना वो है पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में कभी भी दिल्ली के किसी राजा ने ये रिस्क नहीं उठाया लड़ने का। उन्होंने कहा सर चल तो जाए, लेकिन यार पहाड़ों में कभी गए नहीं है। उनके पास एक एडवांटेज होगा, यहां होगा हमारा राजा महिपत शाह, और यहां से आएगी सेना, तो युद्ध लड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ढूंगा चाहिए, ढूंगा, और क्या चाहिए बताओ। जब ये नीचे से आएंगे तो पत्थर फेंक देंगे ऊपर से, दिक्कत होगी ना, फिर सर हम पहाड़ पे चढ़ भी नहीं पाएंगे, वो तो पहाड़ के लोग हैं, अभ्यस्त है। इसलिए कोई भी राजा जल्दी से पहाड़ों पर आक्रमण करने का प्लान नहीं बनाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था कराची अभियान, तो कोई नहीं बचा उसका सैनिक, सब खत्म हो गए। इसलिए शाहजहां के दरबारियों ने कहा कोई बात नहीं सर, चुप रहो, बेइज्जती का घूंट पी लो, पर यही बात है भयंकर है। हाँ दिल्ली वाले कह रहे लेकिन सर है भयंकर भाई ना, क्या लिख रहा, धड़ाधड़ पिटेगा, ओए सुन बे, ऐसा लिख रहा।
तो उन्होंने कहा है भयंकर भाई, जो भी है वो। और फिर लोगों ने कहा भाई साहब एक बात है, जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा तो क्या पता सच में हो ना पावरफुल। देखो सांझा भैया नहीं जाते यार, पता चले गए वहां, अब वहां जाके पिट गया तो कुछ भी हो सकता ना। तो सांझा ने कहा चलो देखते हैं, समय आने तो देखेंगे बाद में। एक बात ही होगी। दूसरी तरफ सांझा का नहीं, महीपत शाह का जो एक सेनापति था उसका नाम क्या था, लोधी रिखोला। ये कहां की तरफ जा रखा है, सिरमौर। तो लोधी रिखोला ने क्या किया, लोधी रिखोला आगे बढ़ा और उसने मनधाता प्रकाश की बहुत बड़ी जमीन छीन ली। ये देखो जौनसार भाबर, अभी तक जौनसार सिरमौर राज्य में था, लोधी रिखोला ने पूरे जौनसार भाबर की जमीन को जीता और ये पूरी जमीन गढ़वाल राज्य में मिला थी। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र, एक विस्तृत क्षेत्र, अच्छा खासा क्षेत्र इस राज्य ने जीत लिया। जैसे इसने ये वाला क्षेत्र जीता, जितने भी इस क्षेत्र के अंदर, मतलब मोटा मोटा मानो जौनसार और भाबर का क्षेत्र, महीपत शाह का सेनापति, सेनापति का नाम लोधी रिखोला, लोधी रिखोला ने ये जमीन जीत ली। किसकी जमीन थी ये, मनधाता, ये जमीन जीत ली। इस जमीन को जीतने के बाद लोधी रिखोला हर दिन एक एक जमीन जीत रहा था, एक एक गढ़ जीत रहा था, और हर दिन खबर आ रही थी लोधी रिखोला की श्रीनगर में, आज उसने ये जीता, आज उसने ये जीता। तो महीपत शाह ना लोधी रिखोला का प्रमोशन पे प्रमोशन कर रहा, प्रमोशन पे प्रमोशन, हर दिन प्रमोशन हो रहा। तो राज दरबारी लोधी रिखोला से चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा यार ये तो खतरनाक है, पावरफुल था ना लोधी रिखोला। तो उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। जो राज दरबारी थे श्रीनगर में, उन्होंने महीपत शाह के कान भरने शुरू करे कि सर लोधी रिखोला जब सिरमौर को जीत के आ जाएगा उसके बाद तेरे को मारेगा। बना सुधी सुधी बोल रहे थे, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। राजा महीपत शाह षड्यंत्रकारियों क्यों कर रहे षड्यंत्र, क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो महीपत शाह उन षड्यंत्रकारियों के जाल में फंस गया। महीपत शाह ने आधे ही युद्ध में लोधी रिखोला को वापस बुलाया और ऐसे पहाड़ की चोटी पर एक दरवाजा लगाया गया। वो लड़ रहा था बेचारा लोधी रिखोला, वो तो बड़ा राजभक्त टाइप आदमी था, राजा के लिए बहुत जमीन भी जीत ली, और यहाँ पहाड़ की चोटी पर एक दरवाजा ऐसे ही अटका दिया 2-3 पत्थरों से। और लोधी रिखोला को कहा कि ये दरवाजा नहीं हिल रहा, बल हमसे जरा हिला इसको, और उसने जोर से हिलाया और ढंगार पड़ गया बेचारा लोधी रिखोला। तो महीपत शाह ने अपने ही सेनापति लोधी रिखोला को मार दिया। क्यों, उसके कान भरे षड्यंत्रकारियों ने, और उसने लोधी रिखोला को मार दिया, मरवा दिया। जब लोधी रिखोला मर गया तो महीपत शाह को 2-3-4 दिन के बाद ये चीज फील हुई, यार मैंने तो गलत कर दिया, एक आदमी ने मेरे लिए इतनी जमीन जीती और जो आदमी मेरे लिए इतनी जमीन जीत गया मैंने उसको मार दिया। तो बड़ा अजीब लगा ना उसको, तो वो शांत रहने लगा। अब उसको राजकाज से ज्यादा कोई मतलब था नहीं। तो कहता है इसके बाद महीपत शाह बहुत टेंशन में रहा, डिप्रेशन में रहा। अब वो गया पंडित जी को मिलने, जो पंडित जी होता राजगुरु। उसने कहा सर एक बात है, हमारा एक सेनापति था लोधी रिखोला, उसने ना बहुत बड़ी जमीन जीती हमारे लिए, बहुत बढ़िया आदमी था यार, लोगों ने मेरे कान भरे, वैसे ही कि जैसे बाहुबली पिक्चर में उसने भरे। तो राजमाता शिवगामी देवी ने ही तो मराया ना बाहुबली को, तो ऐसे ही कान भर दिए। तो उसको बाद में बोला यार ऐसा ऐसा हो गया, अब देखो मेरे से गलती से सेनापति की मृत्यु हो गई, क्या होगा अब मतलब क्या होगा, विधि विधान क्या लिखा है। तो पंडित जी ने बोला कि तू नरक जाएगा, तू नरक जाएगा महीपत शाह, है ना, जिस आदमी ने तेरे लिए इतनी जमीन जीती और तूने उसको मारा, बेटा तू नरक जाएगा। अब पहला वो जमाना भी ऐसा था कि आदमी डरता था नरक जाने से। तब लोधी रिखोला टेंशन में बैठा हुआ, जंगल में बैठा हुआ था कि यार अब मैं तो नरक जाऊंगा, कैसे किया मैंने, क्या किया। और उसी समय वाले जब वो बैठा हुआ था और टेंशन ले रहा था, तभी वहां कुछ नागा साधु आए। नागा बाबा होते ना, नागा साधुओं ने महीपत शाह को कहा कि भिक्षा दो, हमको भिक्षा दो। तो महीपत शाह ने कहा वो देख ऐसा कि मूड मत कर खराब, मैं वैसे ही नरक जा रहा है, टेंशन मत दो। नागा साधु ने कहा श्राप दूंगा, तो ऐसा कुछ बोला होगा, और उसको चढ़ा गुस्सा और उसने नागा साधुओं को ही मार दिया। वहां नागा साधु को कटिंग कर दिया जितने थे वो, कि हल्ला करा वैसे डिप्रेशन में भाई, और ना भिक्षा भी तो सबको मार दिया। फिर सबको मारा, फिर बाद में उसको पश्चाताप हुआ यार मैंने साधु मार दिए, पंडित जी लोग मार दिए। अब फिर घर गया पंडित जी के पास, उसने कहा पंडित जी एक दिक्कत और हो गई, मैंने आज नागा साधु मार दिए। तो पंडित जी ने कहा अब तो 100% जाएगा, अब तो पक्का, पहले तो 50-50 था, अब तो तूने साधु की हत्या करी, अब तो तू पक्का है कि नरक ही जाएगा। तो उसने हाथ जोड़ दिए, उसने कहा सर बताओ यार कुछ उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा एक उपाय है, ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश में मंदिर है भरत का, भरत मंदिर में आप यज्ञ करवाओ, यज्ञ सफल हुआ तो आप स्वर्ग जा सकते हो। तो वो अपने पूरे राज दरबार के साथ पहुंचा भरत मंदिर ऋषिकेश, और ऋषिकेश के भरत मंदिर में राजा महीपत शाह यज्ञ कराने लगा। फिर बोलते जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ के बीच में महीपत शाह को ऐसे लगा वाला
कि जैसे मूर्ति उसको ऐसे घूर रही है, जो भरत की मूर्ति है ना वो उसको घूर रही, उसको ऐसा लगा तो उन्हें तलवार निकाली और मूर्ति की आंख ही फोड़ दी। अब उसने मूर्ति की आंख ही फोड़ दिया। जो पंडित जी थे वो भाग गए, अब ये मूर्ति की फोड़ रहा, हमारे ना फोड़े ना। सारे पंडित जी भाग गए, यज्ञ भी नहीं हुआ। फिर गया वापिस पंडित जी के पास, उसने कहा पंडित जी एक दिक्कत और हो गई। पंडित जी ने कहा तू है कैसा आदमी भाई, नहीं पहले अपना आदमी मारा फिर नागा मारे, मंदिर की मूर्ति की आंख क्यों फोड़ रहा तो उसने कहा क्या करना यार, घूर रही थी मेरे को, घूर रही थी। अब तो तू पक्का ही जाएगा, मूर्ति भी तोड़ दी, साधु मार दिए, अपना खास आदमी मार दिया, तो नरक जाएगा, पक्का नरक जाएगा। तो उसने कहा भाई स्वर्ग ले जा मेरे को कैसे भी करके। तब पंडितों ने उसको एक नियम बताया। उसने कहा देखो स्वर्ग जाने के दो ही रास्ते हैं, ऐसा मानते हैं हमारी परंपरा में कि स्वर्ग जाने के दो रास्ते हैं। या तो आप स्वर्ण पी लो, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, सोने को पिघलाओ और सोना पिघला के पी जाओ, ऐसा मानते हैं उत्तराखंड की पहाड़ी परंपरा में। जब कोई मरता उसके मुंह में रखते सोना, थोड़ी सी रखते मतलब ना, हाँ बड़ा नहीं रखते, थोड़ा सा रखते। ऐसा मानते कि मरते समय कोई सोना पी ले तो वो स्वर्ग जाता है। तो इसको बोले या तो सोने का घोल बना, जूस बना सोने का, उसको पी। उसने कहा पागल हो, जल जाऊंगा भाई ना। हाँ उसने कहा ये वाला नहीं। या फिर युद्ध के मैदान में मर जाओ, युद्ध के मैदान में मरने वाला बोले कहते हैं सब के सब स्वर्ग जाते हैं। तो उसने कहा पावरफुल था ना, उसने कहा युद्ध तेरे वही मरेगा युद्ध के मैदान में। अब उसने कहा चलो रे अपनी सेना को युद्ध करो। क्यों? उसने कहा क्यों, क्या स्वर्ग जाना है तेरे भाई को, युद्ध करो फटाफट से। तो अब उसने अपने राज्य में आते ही सबसे पहले क्या किया, ये देखो इधर दापा के राजा को, आ रहा लड़ाई। उसने कहा कितना मारेगा, मैं नहीं आ रहा भाई ना, सीधा क्या चल आजा लड़ाई। दापा वाले ने कहा रहने दे ले और रख ले, 10-15 किलोमीटर और रख ले, मैं नहीं लड़ रहा ना। तो उसने कहा तू नहीं लड़ रहा, फिर इसको किया अटैक, कोई लड़ाई आ रहा मनधाता प्रकाश। तो उसने कहा रहने दे ले, जौन सा ऐसा कर सिरमौर भी रख ले, मैं नहीं लड़ रहा भाई, कितना पिटेगा इधर। तो मनधाता प्रकाश भी उससे लड़ने को तैयार नहीं हुआ। दिल्ली के राजा को, शाहजहां को चिट्ठी लिखा, क्या बात नहीं मिल रहा, मिलना नहीं मिल रहा भाई, समझ रहे आप इसकी बात, इसे तो स्वर्ग जाना है युद्ध के मैदान में, हाँ भाई मिलना नहीं मिल रहा। शाहजहां ने इसके जवाब देने ही बंद कर दिए। तो क्या करे बेचारा ना, और युद्ध इसको लड़ना है, किससे लड़े। तो अपनी पूरी सेना को लेके गया कुमाऊं। कुमाऊं का राजा कौन था, तिरमल चंद ने जैसे ही महीपत शाह को आता हुआ देखा, वो दौड़ता दौड़ता उसके पास गया, चाचा प्रणाम, पहचाना चाचा, मैं आया था आपके दरबार में श्रीनगर, बताओ क्या चाहिए, ये राज्य आप ही ने तो दिलाया हमको। तिरमल चंद मानवोदय काव्य में बाद में उल्लेख मिला, उनने कहा कि भैया यह राज्य तो आप ही ने दिया है चाचा जी, हमें क्या चाहिए बताओ। तो उसने कहा चाहिए कुछ नहीं भाई को चाहिए युद्ध, लड़ाई चाहिए तिरमल चंद। तो उसने कहा लड़ाई हम आपसे कैसे लड़ सकते, आपकी वजह से तो राज्य मिला है। तो उसने कहा भाई देख चाहिए तो युद्ध तो चाहिए ही चाहिए। तब तिरमल चंद के साथ महीपत शाह लड़ा, अंतिम समय में गलत कर दिया ना, तिरमल चंद के साथ युद्ध लड़ा और तिरमल चंद के साथ युद्ध करते करते 1634 में मारा गया। अब तो किसी से लड़ चाहे ना लड़े, एक तो ऐसा आया और गया, 31 में आया 34 में मर गया। और जाते जाते क्या कर दिया, कुमाऊं दोस्त अब की दुश्मन, अब क्या है दोस्त की दुश्मन, अब है दोस्त जरूर, लड़े नहीं, हो गई दुश्मनी वापिस। दिल्ली, अभी तुम कहीं भी लड़ लेते, इनसे क्यों लड़े, इनसे दिल्ली वालों से, ये खतरनाक लोग हैं भाई, इनके पास बम है, बम बंदूक तोप बारूद, यहाँ दथड़ा लेके हमारे राजा, इन्हें दिल्ली से दुश्मनी ले ली, जिस दिल्ली के साथ मित्रता थी, कुमाऊं से दुश्मनी कर ली, सिरमौर से दुश्मनी कर ली, दापा से दुश्मनी कर ली। अब मेरी बला से कितनों से कर, पर मर मत ना, मर क्यों रहा फिर, जब इतनी दुश्मनी कर ली तो फिर मरना नहीं था ना। इतने राज्यों के साथ दुश्मनी स्थापित करी और 1634 में मर गया। और जैसे ही 1634 में मर गया, अब दिक्कत हो गई कि जो लड़का है, अगला जो राजा है पृथ्वीपति शाह, छोटा सा है 7-8 साल का, इसका तो मुकुट भी नहीं आएगा फिट, राजा है ये, युद्ध के मैदान में कैसे ले जाएंगे। तो गढ़वाल पर संकट का दौर शुरू हुआ, जैसे ही राजा बना महीपत शाह। कल की क्लास में करते हैं इसको आगे, इतना आज करो।